सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में हिंदी भाषा शिक्षण हेतु की गई संस्तुति, प्रस्तुति एवं क्रियान्वयन के संबंध में समझ बनाने हेतु 6 दिवसीय वेबिनार के द्वितीय दिवस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के भाषा भौगोलिक परिदृश्य पर विचार अपने रखेंगे कि उत्तर प्रदेश का भाषा भौगोलिक परिदृश्य क्या है। हम इसको 4 क्षेत्रों में बांटते हुए बात करते हैं और इस पे जो हमारे आज के विशेषज्ञ होंगे वो अपना विस्तृत उसके बारे में आपको बताएंगे। तो बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रजी, भोजपुरी, मगही, ये हमारा भौगोलिक परिदृश्य है उत्तर प्रदेश का। इन बिंदुओं को लेते हुए हमारे जो आज की व्याख्याता हैं वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। उनसे पहले मैं संस्थान राजहिंदी संस्थान जिसकी निदेशक महोदया से सादर अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपना विचार मत दें। निदेशक महोदया। धन्यवाद अवधेश जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हिंदी भाषा शिक्षण को की गई संस्तुति, परिस्थिति व क्रियान्वयन पर समझ बनाने के संबंध में आयोजित इस वेबिनार के द्वितीय दिवस में सभी शिक्षक गणों का स्वागत है। आज हमारे बीच में विभाग के विशेष अतिथि के रूप में श्री राजेश शाही जी, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक कानपुर मंडल उपस्थित है। उनका मैं स्वागत करती हूँ और संक्षेप में इस कार्यक्रम का एक विवरण सर के सामने रखना चाहती हूँ। ये कुल 6 दिवसीय वेबिनार है और इस वेबिनार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में हिंदी शिक्षण के विभिन्न आयामों पर चर्चा करके विशेषज्ञों के माध्यम से एक समझ विकसित की जाएगी ताकि उसको विद्यालय स्तर पर क्रियान्वित करने में एक सहजता हो और अध्यापकों को एक सहायता भी मिले। और इस वेबिनार से प्राप्त फीडबैक का प्रयोग हम अपनी वार्षिक कार्य योजना बनाने में और आगे के कार्यों में करेंगे। इस वेबिनार के जो विषय हैं वो नई शिक्षा नीति, भाषा, उत्तर प्रदेश का भाषा भौगोलिक परिदृश्य, भाषा शिक्षण की चुनौतियां समाधान, भाषा शिक्षण में कला दृश्य तकनीक का प्रयोग और विभिन्न स्थानीय भाषाएं और हिंदी, इस पर आधारित है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी लेकिन अपने सभी प्रतिभागियों के बीच में सर का एक संक्षिप्त विवरण रखना चाहूंगी। हमारे आज के जो विशेष अतिथि हैं, वर्तमान में श्री राजेश शाही जी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक कानपुर मंडल के पद पर कार्यरत हैं। पूर्व में विभाग के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी, गोंडा और जालौन के पद पर कार्य किया है। इसके अतिरिक्त मिड डे मील में सहायक निदेशक और उप निदेशक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। बहुत अच्छा अनुभव है सर का शिक्षा विभाग में कार्य करने का। अनेकों पुरस्कार भी और सम्मान भी राज्य सरकार और भारत सरकार से सर ने प्राप्त किए हैं। अभी विगत दिनों में भी एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन स्कूली शिक्षा में जनपद जालौन में बीएसए के पद पर रहते हुए कार्य के लिए सर को अभी मिला है इसी वर्ष में। सर के इस विस्तृत अनुभव को देखते हुए मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि कृपया इस भाषा शिक्षण आधारित वेबिनार में हमारे शिक्षकों के बीच में कुछ विचार रखें ताकि हम सभी शिक्षा नीति के अनुसार भाषा शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर सकें। श्री राजेश शाही जी, सर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया अपने विचार रखें। थैंक यू ऋचा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस वेबिनार में आज शिक्षकों के मध्य बोलने के लिए आमंत्रित किया। वैसे तो आपने जब से राज्य हिंदी संस्थान का निदेशक का पदभार ग्रहण किया है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आप निरंतर इसमें सुधार के लिए काफी प्रयास करती रही हैं विगत समय से। और ये जो आपका प्रयास है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में हिंदी टीचिंग को सशक्त बनाने के लिए, तो ये भी बहुत सराहनीय है। और मैं देख पा रहा हूँ कि 180 शिक्षक
इससे जुड़ गए हैं और निरंतर इनकी संख्या बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से ये 6 दिवसीय कार्यशाला में इनको वो लाभ मिलेगा जो जिस उद्देश्य से ये आज एकत्रित हुए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छोटी सी कहानी से मैं आपको एक शुरुआत करना चाहूंगा। बहुत संक्षेप में है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। आप सब जानते होंगे कि थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि थाउजेंड्स ऑफ इनोवेशन को पेटेंट कराने का उनके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो बचपन में बहुत कमजोर थे और एक बार स्थिति ये हुई कि उनके विद्यालय से उनको निकाल दिया गया, ये कहते हुए कि उनकी जो मानसिक अवस्था है वो इस योग्य नहीं है कि वो स्कूल में पढ़ सके। तो एडिसन ने अपनी माँ से पूछा कि मुझे विद्यालय से क्यों निकाल दिया गया है? तो उनकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, आपके वहाँ आपके विद्यालय में कोई भी टीचर आपके जैसा योग्य नहीं है, इसलिए आपको वहाँ पढ़ाने से मना कर रहे हैं। उनकी शिक्षा घर पे हुई, उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पे हुई, उनकी माँ ने दिया। और आप जानते हैं कि एडिशन कहाँ से कहाँ पहुंचे। लेकिन बाल्यकाल में ही माँ की दी हुई अच्छी शिक्षा। इसी तरह दूसरा उदाहरण हमारे सामने है शिवाजी का। उनकी माँ ने बचपन से उनको इनकरेज किया। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिवाजी कहाँ पहुंचे हम सब जानते हैं। बहुत सारे ढेरों उदाहरण साथियों पढ़े हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि 2 वर्ष से 8 वर्ष तक की जो आयु है वो किसी भी विद्यार्थी के लिए, छात्र के लिए भाषा के तेज गति से सीखने के लिए और समझ विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयु। तो जो हमारा 2 वर्ष से 8 वर्ष का बच्चा है, कक्षा 3 मतलब 2 से जब बोलना शुरू करता है बच्चा, 2 वर्ष आयु वर्ग से, मतलब 1.5 साल कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ 2 वर्ष के होने पे बोलते हैं, और 8 वर्ष की आयु होते होते वो जितनी चाहे आप उसको खुराक दे सकते हैं, उसकी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। और आप जानते हैं कि अब तो जो अवधारणा आई है उसमें बाल वाटिका का कंसेप्ट आ गया है कि जो हमारे आंगनवाड़ी के बच्चे हैं और जो हमारे प्राइमरी के बच्चे हैं वो अब उनका एक ही साथ उनको मिक्स करके उनको एक ग्रुप में रख दिया गया है, कक्षा 2 तक और आंगनवाड़ी से लेकर उनका एक ही ग्रुप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बनाया गया है पढ़ने के लिए। अब वो अलग अलग नहीं उनका सेक्शन किया गया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग मंडल स्तर पे भी एक बाल वाटिका, आइडियल बाल वाटिका का निर्माण कर रहे हैं। जब अभी कुछ दिन पहले कानपुर मंडल ने प्रदेश स्तर पे एक ब्लॉक है सरसौल, उसमें आइडियल बाल वाटिका बना के उसको प्रेजेंट भी किया है। तो उद्देश्य ये है कि हम जो बच्चों को सिखाएं वो जितनी छोटी उम्र में हम सिखा सकें उतना अच्छा उनका डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क है वो 8 साल तक बिल्कुल ही खुला रहता है चीजों को ग्राह्य करने के लिए। वो भाषा भी उसमें से एक है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा फार्मूले को यथावत जारी रखने का संकल्प दोहराया गया है। तो साथियों, जो भी आप यहाँ हिंदी शिक्षण से जुड़े हैं शिक्षक, वो इसको सिखाने के लिए रोचक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसका भी सुझाव दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। ऐप्स के माध्यम से, चित्रण के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से आप नई नई तकनीकों का प्रयोग करके नया इनोवेशन अपना कुछ जारी कीजिए। आप सिखा सकते हैं। मुझे याद है कि जब हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे तो उस समय जो ग्रेजुएशन में हम लोगों ने विषय ले रखा था उसकी अगर हिंदी माध्यम से कोई पुस्तक मिल जाती थी, क्योंकि हम लोग साइंस स्ट्रीम के रहे, तो बड़ी प्रसन्नता होती थी देख के कि इसका अनुवाद हिंदी माध्यम में है। तो पहले उस पुस्तक को हम लोग खरीद लेते थे और उसको पढ़ जाते थे, तो उससे हम लोग को तैयारी में बहुत सहायता मिलती थी। तो साथियों, आज का ये जो आपका वेबिनार है ये मुझे लगता है कि बहुत ही प्रभावकारी होगा, क्योंकि इसमें
ऋचा जी ने योजनाबद्ध ढंग से पहले शिक्षकों को जोड़ा है। प्रतिदिन 300 शिक्षक इसमें प्रतिभाग भी कर रहे हैं और जो हमारे विषय के विशेषज्ञ हैं वो आके आपको इस नई विधा में हम कैसे पारंगत हासिल करें, कैसे इसको इफेक्टिव बनाएं, इस पर आप लोगों के बीच रहेंगे, बोलेंगे। और इसके साथ साथ मैं फिर से ऋचा जी को बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच में से एक शॉर्ट नोटिस पर हम लोगों के लिए समय दिया और निश्चय ही आपके उद्बोधन से हमारे सभी शिक्षकगण और संकाय सदस्य राज्य हिंदी संस्थान के सभी लोग मोटिवेट हुए हैं और पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि ये वेबिनार हिंदी शिक्षण पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में समझ बनाने के लिए उपयोगी हो। समय प्रदान करने के लिए धन्यवाद, पुनः धन्यवाद सर। अब मैं और समय ना लेते हुए आज के सत्र का औपचारिक शुरुआत करने के लिए संचालक महोदय को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और सत्र प्रारंभ करें। आप लास्ट में बोलिए। अच्छा ठीक, धन्यवाद मैम। सर ने हम सबका बड़ा अच्छा मार्गदर्शन किया, प्रेरणाप्रद उद्बोधन आपका रहा। निश्चित रूप से हम लोग इस भाषा के क्षेत्र में प्रसारित होंगे उसी रूप में। मैं इस क्रम में हमारे बीच हिंदी और अन्य बोलियों के क्षेत्र में और उसके विविध आयामों पर एक लंबा अनुभव रहा है। ऐसे मनीषी, विद्वान और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का एक जो आपका अनुभव रहा है, वो सब हम सब के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा। ऐसे मनीषी विद्वान हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सत्यपाल शर्मा जी। आप आचार्य के पद पर बीएचयू में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी महत्वपूर्ण अमूल्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ अन्य कई दायित्वों में भी आप हैं, हमारे बीच आज उपस्थित हैं। हम निवेदन करते हैं आपसे कि सर हम सबका आप मार्गदर्शन करें। डॉक्टर सत्यपाल शर्मा जी, सर। सर ने हिंदी के क्षेत्र में और बोलियों के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किया है। सर का एक लंबा अनुभव रहा है और शिक्षण के क्षेत्र में काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान है जहां वैश्विक स्तर पर प्रतिभाएं वहां से पल्लवित पुष्पित होती हैं और आप उसके पल्लवन पुष्पन में निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ बोलियों को लेकर के भी कई पीठ बनाए गए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व भोजपुरी का भी पीठ रहा। ऐसे अनेक बोलियों और भाषाओं को लेकर के जो एक समेकित स्तर पर जो एक पटल है, फलक है, एक व्यापक फलक है, उस पर आप कार्य करते हैं। हम सबके बीच आज उपस्थित हैं, इसलिए इस विषय पर हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वचन हम सबको प्राप्त हो। सर, आपका आशीर्वचन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो अपना प्रदेश है, यह भिन्न भिन्न बोलियों का एक संगम है। ये बोली बहुत, इस बोली में अनेक साहित्यों की रचना हुई है। वो साहित्य ब्रज भाषा में तो बहुत सारे साहित्य लिखे गए। सूरदास की प्रिय बोली थी। इसी तरह से तुलसीदास ने अवधी और अन्य भाषाओं बोलियों का आश्रय लिया और उसमें एक बहुत विशाल साहित्य रचा। शायद उसी साहित्य में हमारा समाज और हम सब उसमें ओतप्रोत रहते हैं। ऐसी भाषा और बोली का जो संसार उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, वो शायद अन्यत्र दुर्लभ है। तो इस क्षेत्र में कार्य करने का आपका विशिष्ट अनुभव रहा है। ऐसे महनीय आदरणीय आचार्य हमारे बीच उपस्थित हैं। हम निवेदन करते हैं डॉक्टर सत्यपाल शर्मा जी से
ये आप हम सबका मार्गदर्शन करें। जी, डॉक्टर आज सत्यपाल शर्मा जी। आप सभी को नमस्कार। मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बीच में कुछ मिनट के लिए लगता है नेटवर्क इशू था। कोई एक अगर बता दे, पोस्ट में अवधेश जी या संचालक महोदय, आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? सर आवाज आपकी आ रही है, थोड़ी सी साफ नहीं है, लेकिन आवाज आ रही है आपकी सर। क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, अब ठीक है सर। चलिए, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राज्य हिंदी संस्थान के निदेशक मैडम ऋचा जोशी जी, अध्यापक भाई अवधेश जी, संचालक महोदय राजेश जी, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी लोगों को नमस्कार, जितने अध्यापक इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। एक बृहत कार्यक्रम नई शिक्षा नीति के तहत, उसके आलोक में भाषा के प्रति समझ बनाने के लिए जो एक कार्यक्रम 6 दिवसीय है, उसकी कड़ी में आज मुझे जो विषय संस्थान की तरफ से प्रदान किया गया है, वह विषय है उत्तर प्रदेश का भाषा भौगोलिक परिदृश्य। मैं सबसे पहले एक जिज्ञासा के साथ अपनी बात शुरू करूंगा, ताकि हम सब अभी थोड़ी देर तक जिन चीजों पर विचार करेंगे, एक केंद्रीय प्रश्न वह हमारे चिंतन क्षेत्र में होना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है, लेकिन हम जिस प्रदेश में हैं, क्या उस प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति का यह प्रावधान उसी तरह से लागू हो पाएगा जिस तरह भारत के अन्य प्रदेशों में यह लागू होगा? उदाहरण के लिए तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, गुजरात, महाराष्ट्र या बंगाल या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो भी हैं। मैं ये बात सिर्फ विचार के लिए आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मैडम ने और अवधेश जी ने और जो बताया कि समझ विकसित करने के लिए ये राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन है और आप सभी अध्यापक हैं, तो एक तरीके से मुझे ज्ञान नहीं देना है आपको, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो भाषा भौगोलिक परिदृश्य है और नई शिक्षा नीति के जो प्रावधान है, उनको जब कोरिलेट करते हैं बाकी मतलब देश के अन्य प्रदेशों के संदर्भ में, तो स्थिति थोड़ी सी अलग नजर आती है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। वो ये आपने विचार किया होगा अगर, तो पाएंगे कि भारत के अन्य जो प्रदेश हैं, उसमें हिंदी प्रदेश में कह रहा हूं उनको छोड़ के, यानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, हरियाणा, ऐसे प्रदेशों को छोड़कर राजस्थान को भी उसमें रख सकते हैं। बाकी जो प्रदेश हैं उनकी जो मातृभाषाएं हैं और हिंदी प्रदेश की जो मातृभाषाएं हैं, उनके बीच में एक बड़ा मौलिक या मूलभूत अंतर है। जैसे तमिल मातृभाषा है तमिलनाडु के बच्चों की, और उन्हें तमिल में शिक्षा दी जाएगी तो उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। इसी तरह से आप और प्रदेशों को ले लीजिए, दक्षिण भारत के और उत्तर पूर्व भारत के। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर यह प्रावधान लागू किया जाए कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, तो आप सोचिए कि मातृभाषा में शिक्षा उत्तर प्रदेश में किस में दी जाएगी? जाहिर सी बात है कि हिंदी में दी जाएगी। लेकिन आप हम सब जानते हैं कि हिंदी जब हम कहते हैं तो हिंदी आज जिसको हम हिंदी समझते हैं वो खड़ी बोली है, वो हिंदी का एक रूप है। वह हिंदी के भीतर इतनी उपभाषाएं और इतनी बोलियां हैं कि उसमें से एक बोली जो आगे चलकर भाषा बन गई। और आज मातृभाषा उत्तर प्रदेश के बच्चों की
अलग अलग है। औधेशी ने जो कहा बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, तो उत्तर प्रदेश के बच्चों की मातृभाषा तो भोजपुरी है, अवधी है, ब्रज है, बुंदेली है, कन्नौजी है, लेकिन उसे शिक्षा किस में दी जाएगी? खड़ी बोली। यह एक संकट है। इसलिए जब मैं विचार करता हूं तो यह पाता हूं कि शायद, और ये ऋचा जोशी मैम और जो भी शिक्षा से जुड़े हुए बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं, शिक्षा पद्धति पर विचार करना मेरा काम है, तो मैं कहीं किसी बात का विरोध करने के लिए नहीं, लेकिन विचार के लिए प्रस्तावित करता हूं कि इस पे क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं। शायद हाँ, शायद नहीं, लेकिन जो भी सीमाएं हैं, संभावनाएं हैं, उसी के दायरे में हमें काम करना है। तो मुझे ये लगता है कि शायद नई शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में शिक्षा देने का जो प्रावधान है, भारत के अन्य प्रदेशों में यह जिस तरह से लागू किया जा सकता है, उत्तर प्रदेश के बच्चों के स्तर पे शायद यह उस तरह नहीं लागू किया जा सकता है। मातृभाषा के नाम पर भोजपुरी मातृभाषा के बच्चों को अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी मातृभाषा के बच्चों को खड़ी बोली हिंदी में शिक्षा दी जाए। खैर, मेरा विषय है भौगोलिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश भाषा का। तो भौगोलिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश की भाषा का बात करें उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि मेरे साथ थोड़ा विचरण करिए भारत के नक्शे पर। पहले हम जरा उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य देखिए भारत के नक्शे पर ना, लेकिन यह कायदे से भारत के ठीक उत्तर में नहीं है। क्यों नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं, विचार करिए नक्शे पर कि भारत के उत्तर में पत्रिका का लेख निकाल सर से तकनीकी कारणों से सर के सौभाग्य से हम लोग वंचित हो रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही सर जुड़ने वाले हैं। साथियों, भाषा और बोली को लेकर के सर जो अपनी चर्चा कर रहे थे, एक व्यापक जनाधार की बोलियां प्रदेश में रही हैं और एक बहुत बड़ा व्यापक जनाधार बोलियों का रहा इस देश और इस प्रदेश में। खास करके जो हमारी राजभाषा के रूप में हिंदी प्रख्यापित है, वो हिंदी भी सौभाग्य से इसी प्रदेश की मूल बोलियों की कहीं न कहीं सर जुड़ चुके हैं हमारे बीच। सर जुड़ चुके हैं, सर अनम्यूट भी हो चुके हैं। निश्चित रूप से आपका आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होगा। जी सर, आ रही आवाज? सर आवाज आ रही है आपकी सर। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, इतने सारे अध्यापक प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। सर हाँ नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने 5G फाइबर केबल कनेक्शन लगवाया हुआ है, लेकिन ये अभी क्यों होना है ऐसा? मैं वास्तव में बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। वहीं से शुरू करता हूँ मैं। मैंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य पर थोड़ा विचार कर लें, फिर उत्तर प्रदेश के भाषा परिदृश्य पर, भौगोलिक परिदृश्य पर विचार करेंगे। तो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित तो है, लेकिन यह ठीक उत्तर में नहीं है। भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है। तो एक तरीके से भारत का जो मध्य प्रदेश या उत्तर मध्य प्रदेश बनेगा, जिसको रामविलास शर्मा जी एक तरीके से हिंदी पट्टी कहते हैं, या हिंदी प्रदेश कहते हैं, या हिंदी जाति कहते हैं। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, एक तरीके से ये मध्य उत्तर भारत का हिस्सा है। खैर, तो जिसको रामविलास शर्मा जी हिंदी जाति या हिंदी प्रदेश कहते हैं,
उसकी व्याप्ति बहुत बहुत बड़ी है। भारत का लगभग आधा हिस्सा, आधे से ज्यादा हिस्सा उसमें शामिल है। आप जानते होंगे, मैं केवल संकेत कर रहा हूं आपके सामने, कि जो हिंदी पट्टी या हिंदी प्रदेश है, मैं अब उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक तरह से हिंदी का केंद्र है, गढ़ है। और क्यों है ये आगे अभी बातचीत होगी आपके सामने। तो उत्तर प्रदेश हिंदी का गढ़ है, केंद्र है, लेकिन हिंदी केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। हिंदी का क्षेत्र बहुत विशाल है, बहुत सारे प्रदेश इसमें शामिल है। हिंदी की व्याप्ति पश्चिम में अगर जाए तो राजस्थान और पंजाब के अंबाला तक पश्चिम में इसकी व्याप्ति है। पूरब में अगर जाए तो उत्तर प्रदेश को पार कर पूरा बिहार और एक तरह से बंगाल की सीमा को भी हिंदी प्रदेश टच करता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश तो है ही, अब उत्तरांचल जो अलग हो गया है, हिमाचल का दक्षिणी हिस्सा, पंजाब का पूर्वी हिस्सा, तो एक तरीके से उत्तर में केवल उत्तर प्रदेश नहीं है और ऊपर तक है हिंदी, और दक्षिण में पूरा मध्य प्रदेश, पूरा झारखंड और छत्तीसगढ़। तो एक तरीके से एक बड़ा प्रदेश बनता है हिंदी का। आप जानते हैं कि भारत की 5 उपभाषाएं हैं और उन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत अनेक तरह की बोलियां हैं। और ये जो 5 उपभाषाएं हैं, यह एक तरीके से हिंदी पट्टी या हिंदी प्रदेश में हिंदी का भौगोलिक परिदृश्य प्रस्तुत करती हैं। जब भौगोलिक परिदृश्य कहा जा रहा है तो ये ध्यान रखिए कि जो भारत का एक बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है, उसका जो समूचा मध्य देश है, जिसको आप मैदान कह सकते हैं, यानी पहाड़ पर हिंदी शायद नहीं है, शायद इसलिए कह रहा हूं कि उत्तरांचल है, वहां कुमाऊनी और गढ़वाली की चर्चा की जाती है हिंदी के अंतर्गत। लेकिन ये अभी जानते हैं बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक कुमाऊनी और गढ़वाली को अलग भाषा या बोली नहीं मानते हैं, लेकिन माना भी जाता है। पठारी क्षेत्र में, दक्षिण में दक्षिणी हिंदी, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, हिंदी का ही एक रूप माना गया। लेकिन जो मध्य देश है समूचा, उसमें हिंदी की जो व्याप्ति है, हिंदी का जो स्वरूप है, 5 भाषाएं मानी गई। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा पहाड़ी हिंदी और 5वां राजस्थानी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हिंदी की हैं। अब चूंकि मुझे उत्तर प्रदेश की हिंदी क्या बात है, सर से संपर्क हम लोगों का तकनीकी कारणों से टूट गया है। हम लोग पुनः उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, तो हम लोग बात कर रहे थे बोली के उस समृद्ध विरासत की, जिसके माध्यम से आज हिंदी हमारे इस व्यापक स्वरूप में अपना जनाधार ले पाई। बोलियों का जी सर हमसे जुड़ चुके हैं, हम लोगों से सर का मार्गदर्शन हम सबका को प्राप्त हो रहा है। हाँ सर, धन्यवाद सर, आप जुड़ चुके हैं। जी सर। सर जी सर जो है तो एक समृद्ध विरासत हम हिंदी और बोलियों की रही है, और जो इसका एक अपना विशिष्ट परिक्षेत्र रहा है भाषा और बोली का। साथियों, जो भूगोल होता है ये केवल भूमि का भूगोल नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य जो जब जन्म लेता है या कोई भी प्राणी, तो इस समाज में, इस सृष्टि में उसका भिन्न भिन्न प्रकार से भूगोल होता है। वो भूगोल भाषाई भी हो सकता है, एक प्राकृतिक भूगोल भी हो सकता है। भूमि तो केवल भूमि का भूगोल नहीं होता है। आज हम लोग साथियों इसी भाषाई भूगोल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं।
भाषा अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि है। सर हम लोगों से जुड़ चुके हैं, हम लोग निश्चित रूप से सर को सुनेंगे। सर का जितना भी समय हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आपका एक लंबा अनुभव है इसमें और आपका आशीर्वचन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर मैं निशब्द हूँ, मैं क्या करूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। नहीं सर, नियति नेटवर्क इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं जुड़ा हूँ। जी सर। हाँ, तो मैं आपके सामने ये कह रहा था कि जो हिंदी की 5 भाषाएं हैं उनका उत्तर प्रदेश के साथ क्या संबंध भौगोलिक और भाषिक आधार पर जोड़ता है। तो इस पे मैं बात कर रहा था आपसे कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी, तो नाम से ही आप देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें खड़ी बोली का संबंध निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से है और बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज का संबंध नहीं उत्तर प्रदेश से है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की ही बोलियां हैं। खड़ी बोली के लिए बात मैंने इसलिए नहीं की कि खड़ी बोली केवल उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, उसका क्षेत्र मेरठ और दिल्ली से लगा है, यानी जहां से खड़ी बोली निकली है तो वो भी क्षेत्र उत्तर प्रदेश से थोड़ा बाहर भी है। और आज तो कहना ही क्या है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो ब्रज है, जो बुंदेली है और कन्नौजी है, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ये विशुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं। और 5वीं बोली जिसको हम हरियाणवी कह रहे हैं, नाम से स्पष्ट है कि इसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। हरियाणा एक अलग प्रदेश बन गया है, भौगोलिक स्तर पर यह दूसरे प्रदेश की बोली है। तो पश्चिमी हिंदी का बड़ा हिस्सा वो उत्तर प्रदेश से जुड़ता है। दूसरी भाषा जो है पूर्वी हिंदी। देखिए, नाम है पूर्वी हिंदी, और मैं भी जब छात्र था, पढ़ता था, तो मुझे लगता था कि जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी हिंदी एक दूसरे के पर्याय है। लेकिन ये गलती होगा ऐसा सोचना और कहना। क्यों होगा? क्योंकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो आप देखेंगे कि अवधी विशुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश की बोली या भाषा। अब बोली या भाषा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि समय नहीं है कि मैं उसमें विस्तार से जाऊं, आपको बताऊं। आप शिक्षक हैं, मैं मान के चलता हूं कि आपको ये अंतर पता होगा कि कब बोली थी, कब भाषा हो गई, कब बोली भाषा बन जाती है और कब भाषा बोली बन जाती है। तो खैर, अवधी विशुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश की बोली है। लेकिन पूर्वी हिंदी की ही बाकी जो 2 बोलियां हैं, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जाहिर सी बात है कि भौगोलिक आधार पे यह उत्तर प्रदेश की बोलियां नहीं है, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बोलियां। तीसरी हिंदी उपभाषा जो है वह है बिहारी हिंदी। अब यहाँ मैं अपने शिक्षकों को सिर्फ विचार करने के लिए कह रहा हूं कि आप देखिए, केवल नाम पे मत जाइए। केवल नाम पे अगर उत्तर प्रदेश की भाषा भौगोलिक सर्वेक्षण करेंगे तो कई बार गलतफहमी हो जाएगी हमको, और हमें हो जाएगी तो हम बच्चों के भीतर गलत ज्ञान देंगे। नाम है बिहारी हिंदी, उपभाषा है हिंदी की। जाहिर सी बात है कि नाम से तो ये लग रहा है कि ये बिहार की बोलियां हैं इसमें, और इसका उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आप विचार करिए तो पाएंगे कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी, इसमें मगही और मैथिली का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है, जैसे पूर्व हिंदी में बघेली और छत्तीसगढ़ी का नहीं है। लेकिन बिहारी हिंदी के अंतर्गत एक बड़ी बोली है भोजपुरी। और बड़ी बोली जब मैं कह रहा हूं तो इसलिए कि हिंदी प्रदेश की जनसंख्या का शायद आज के समय में, खड़ी बोली को अगर छोड़ दें, तो सबसे बड़ा हिस्सा, जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग जिसकी मातृभाषा भोजपुरी है, वो भोजपुरी विशुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश की तो नहीं है। विशुद्ध मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भौगोलिक आधार पर बात कर रहा हूं। वो भोजपुरी नाम से बिहारी भाषा के भीतर है, और भोजपुरी का नाम जिस भोजपुर जिले पर पड़ा है माना जाता है, वो भोजपुर जिला आज के समय में भारत में वह बिहार में है। तो इसलिए केंद्र तो उसका बिहार में है। लेकिन हम आप सब ये जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का बड़ा हिस्सा भोजपुरी प्रदेश है, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बड़े हिस्से की मातृभाषा भोजपुरी है। तो इस तरह से भोजपुरी को हम आधा उत्तर प्रदेश और आधा बिहार
अगर ये कहना चाहे तो कोई गलत नहीं होगा। तो भोजपुरी अंततः बिहारी हिंदी के भीतर होते हुए भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है भौगोलिक रूप से। पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी गढ़वाली की बात मैंने की थी आपसे। आप सोचिए कि आज हम ये चर्चा कर रहे हैं तो आज यह उत्तर प्रदेश के भाषा परिदृश्य में शामिल नहीं है। क्यों शामिल नहीं है? क्योंकि आज उत्तरांचल, उत्तराखंड अलग प्रदेश बन चुका है। लेकिन आजादी के बाद वही उत्तरांचल उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो यह जो पहाड़ी हिंदी है वह उत्तर प्रदेश का भौगोलिक रूप से हिस्सा होते हुए भी आज उसका हिस्सा नहीं है, कुमाऊनी और गढ़वाली। और पांचवी भाषा है राजस्थानी, जो नाम से भी भारत के भौगोलिक परिदृश्य से अलग है और व्यवहार में भी। मैं जब कह रहा हूं व्यवहार में भी, तो आप समझ रहे होंगे कि जैसे बिहारी हिंदी नाम से अलग है, लेकिन भोजपुरी का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश का है। पूर्वी हिंदी नाम से लगता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा यानी बघेली और छत्तीसगढ़ी उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। राजस्थानी हिंदी एकमात्र, इसी तरह पश्चिमी हिंदी केवल पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोलियां उसमें शामिल नहीं, उसमें हरियाणा भी शामिल है। तो राजस्थानी हिंदी नाम से भी और व्यवहार से भी भारत के भौगोलिक परिदृश्य से बाहर है। अब मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश में जो बोलियां हैं, यानी खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी और भोजपुरी, ये तमाम बोलियों में से निकल करके आई जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के नक्शे को अगर आप ध्यान दें तो मैं ये प्रस्तावित करता हूं कि आप जब उत्तर प्रदेश में हिंदी की बोली जाने वाली बोलियों के क्षेत्रवार उसका विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमें उत्तर प्रदेश को भी मोटे मोटे 3 हिस्सों में बांटना होगा। बांटना मतलब मैं बांटने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझने के लिए। तो अगर उत्तर प्रदेश का नक्शा अपने मनो मस्तिष्क पर आप सामने रखें तो उत्तर प्रदेश बोलियों, हिंदी की बोलियों के आधार पर मैं बात कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में हमें देखना होगा। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक मध्य उत्तर प्रदेश और एक पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो मध्य उत्तर प्रदेश, जाहिर सी बात है कि लखनऊ राजधानी है, तो आप लखनऊ को ही केंद्र मानिए मध्य उत्तर प्रदेश का। भाषा के आधार पर मैं ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। लखनऊ भारत के भौगोलिक आधार उत्तर प्रदेश के लगभग मध्य में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। अब मैं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलियों के आधार पर, ध्यान दीजिएगा गौर से, ये बात मैं कह रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी आपको 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो 3 हिस्से बटेंगे, मैंने समझने के लिहाज से भाषाओं के भौगोलिक आधार पर, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में हम बांट सकते हैं मोटा मोटी। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मध्य हिस्सा और एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो आप देखिए कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऊपरी हिस्सा है यानी उत्तरी हिस्सा है, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, जो दिल्ली से लगा हुआ इलाका है। मैं इसका मतलब नहीं कि मैं सभी जिलों का नाम ले रहा हूं, लेकिन मोटा मोटा जो बड़े जिले हैं वो केंद्र आप समझने की कोशिश करेंगे। तो वो उस हिस्से में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उत्तर है और दिल्ली से लगा हुआ है, वहां पर वो एक तरह से खड़ी बोली का आरंभिक क्षेत्र है, प्रारंभिक क्षेत्र है। आज के समय में हमें नहीं कह सकते क्योंकि आज खड़ी बोली देशव्यापी हो गई, लेकिन वह प्रारंभिक क्षेत्र है खड़ी बोली का। इसी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मध्य हिस्सा है वह ब्रज का क्षेत्र है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, यह उसके केंद्रीय प्रदेश है। आपको पता है कि बाद में मध्यकाल में ब्रज बहुत प्रचलित हो गई थी और भाषा हो गई थी, लेकिन वह उसका केंद्रीय प्रदेश है, आरंभिक उद्भव स्थल है एक तरीके से। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी सिरा है यानी झांसी, ललितपुर, ये बुंदेली क्षेत्र है। और ये भी ध्यान रखिए कि बुंदेली क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, उसमें मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के पश्चिम और उत्तर के हिस्से शामिल है। बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वो बुंदेली भाषा, बुंदेलखंड तो है तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा ज्योग्राफिकली, लेकिन भाषा की व्याप्ति के स्तर पर केवल उत्तर प्रदेश में समाहित नहीं होता है। वो भाषा बोलने वाले लोग मध्य प्रदेश में भी बुंदेली क्षेत्र आता है।
जब उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्से की बात मैं कह रहा हूं, तो जब मध्य हिस्से को भी मैं दो भागों में विभाजित समझने के लिए, मेरे यहाँ केंद्र में है कि जब समझना चाहें, क्योंकि बच्चों को बताना, कई बार आप देखते होंगे कि आप उनको जिले बता दीजिए, स्थान बता दीजिए, बच्चा रटता है, याद करता है, भूलता है, कंफ्यूज होता है। तो यहाँ ऋचा जोशी मैम ने और हिंदी संस्थान ने अगर भौगोलिक सर्वेक्षण भाषाओं का इस विषय पर मुझे बोलने के लिए कहा है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे एक बड़ी योजना है कि हम कैसे हिंदी को भी, भाषाओं के ज्ञान को भी समझ के स्तर पर विकसित करें, कि ताकि बच्चों को रटना न पड़े, वो अपने दिमाग में खाका बना लें और वो हमेशा उनके काम आए। तो मैं इसलिए अध्यापकों से ये बात गुजारिश के साथ कह रहा हूं कि ये आप इस तरह से अगर देखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मध्य जो उत्तर प्रदेश है, उसके भी दो हिस्से आप कर सकते हैं। मध्य उत्तर प्रदेश के, उसका एक पूर्वी हिस्सा और उसका पश्चिमी हिस्सा, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, यानी खड़ी बोली, ब्रज और बुंदेली से टच करता है, लेकिन उससे पूर्व में है। और मध्य उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ वाला जो इलाका है, उससे पश्चिम में। अब मेरे ख्याल से अब आप जिले देखिए, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। जी हाँ, मैं कन्नौजी की बात कर रहा हूँ। कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, ये जो जिले हैं बीच के, यहाँ पे ये कन्नौजी का उद्भव स्थल है या केंद्रीय प्रदेश है, वह कन्नौजी वहां की बोली है। फिर जब हम मध्य उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ के आसपास और उससे पूर्व, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिम और कन्नौजी से पूर्व वाला इलाका देखते हैं, तो वह क्षेत्र अवधी का क्षेत्र है। फैजाबाद, रायबरेली, गोंडा, बहराइच, लखनऊ, रायबरेली, सुल्तानपुर, यह इलाका जो पूर्वांचल में नहीं है, पूर्वांचल से पश्चिम में है और लखनऊ से पूरब में है, जाहिर है कि उत्तर दक्षिण तो वह होगा ही होगा। यह क्षेत्र केंद्रीय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे यह अवधि का क्षेत्र है। और बिल्कुल जो पूर्वी क्षेत्र है, जिसको पूर्वांचल कहते हैं उत्तर प्रदेश में, वह उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर आप चले जाइए गोरखपुर, सोनौली तक, और दक्षिण में चले आइए बनारस, मिर्जापुर तक, बीच में आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये सारे जिले, जौनपुर को भी शामिल कर सकते हैं। जौनपुर सुल्तानपुर एक तरह से बॉर्डर है अवधी और भोजपुरी का। तो यह जो प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरे गोरखपुर से लेकर बनारस तक और बिहार से सटा हुआ सटे हुए जितने जिले हैं, ये भोजपुरी प्रदेश है क्षेत्रीय स्तर पे। अगर साहित्य के स्तर पे हम उत्तर प्रदेश की बोलियों का विभाजन करें, तो हम इसे मोटे मोटे दो वर्गों में बांट सकते हैं। हालांकि यह एक विवादित बात मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन यह उतनी भी विवादित नहीं है। विवाद कोई करना चाहे तो अलग बात। ज्ञान साहित्य से समृद्ध बोलियां और साहित्य और ज्ञान। अब ज्ञान जब मैं कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है, यहाँ मैं साहित्य और साहित्य मतलब यहाँ पे ज्ञानात्मक साहित्य की बात कर रहा हूँ, केवल कविता, कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास की बात नहीं कर रहा हूँ। हर नॉलेज एक तरीके का साहित्य है, तो वह ज्ञानात्मक साहित्य की बात कर रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश की अगर बोलियों को हम ज्ञानात्मक साहित्य के आधार पर देखें, तो हम पाते हैं इसको बिल्कुल, मतलब 6 बोलियों की चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी और भोजपुरी, ये 6 बोलियां उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, जिनका मैंने भौगोलिक सर्वेक्षण एक तरह से आपके सामने रखा। इनमें 3 बोलियां ज्ञानात्मक साहित्य के आधार पर समृद्ध बोलियों के अंतर्गत आएंगी और 3 बोलियां समृद्ध के अंतर्गत नहीं आएंगी। आपको पता है कि ब्रज, अवधी और खड़ी बोली उत्तर प्रदेश की वो बोलियां हैं जिसका साहित्य भंडार पर्याप्त समृद्ध है। दूसरी तरफ बुंदेली, कन्नौजी और भोजपुरी भी। हालांकि जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं जानता हूं कि भोजपुरी में बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है, भोजपुरी को लेकर बहुत सारे प्रयास और आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं, ये जानते हुए भी कि भोजपुरी में काफी कुछ लिखा पढ़ा गया है, इसके बावजूद अभी शिक्षित समाज में साहित्य, समृद्ध साहित्य के अंतर्गत भोजपुरी को फिलहाल अभी परिगणित नहीं किया जा सकता। समय तो बहुत हो गया, बातें बहुत सी कहनी थी, लेकिन मैं समअप करूंगा थोड़ा जल्दी में, क्योंकि 2:30 पर मुझे एक दूसरे लेक्चर में जाना है, अवधेश जी जानते हैं। तो इसलिए मैं अब कुछ बातें थोड़े संक्षेप में, जल्दी में, लेकिन मैं
आपके सामने रखना चाह रहा था। आप जानते हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश की बोलियों का अगर हम ऐतिहासिक विवेचन करें, भाषिक विवेचन बिना इतिहास के पूरा नहीं होता, तो आप ये पाएंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश में तमाम उपभाषाएं या बोलियां पाई जाती हैं, उनका जब ऐतिहासिक आधार हम जाते हैं, आपने संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति सिद्धांत पढ़ा होगा। मैं एक प्रस्तावित करता हूं कि आप संस्कृत काव्य शास्त्र का जो रीति सिद्धांत है, उसमें जो गौड़ी रीति है, उसमें जो पांचाली रीति है, उसमें जो वैदर्भी रीति है, अगर आप उसको भी पढ़ें तो उसका जो रीतियां हैं उसका भी भौगोलिक विभाजन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बल्कि भौगोलिक आधार पे ही, क्षेत्रीय आधार पे ही वो तमाम तरह की रीतियां बनी हैं। तो एक रोचक अध्ययन है वो। खैर, तो आपको पता है कि भाषाओं के विकास में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और भ्रंश के बाद हिंदी, और अपभ्रंश और हिंदी के बीच में अवहट्ठ, तो ये विस्तार हुआ है या विकास हुआ है भाषाओं का उत्तर प्रदेश में। तो मैं आपसे ये आपको ये पता होगा, आपने खूब पढ़ा होगा कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है, और अपभ्रंश भी आगे चलकर शौरसेनी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश, और उससे पूर्व अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि असल में अपभ्रंश से पहले भी प्राकृत अलग अलग प्राकृत में विकसित हुई थी। उसमें एक मागधी प्राकृत भी है। हम मागधी प्राकृत को प्राय भूल जाते हैं या मागधी अपभ्रंश को भूल जाते हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश का भाषाओं का भौगोलिक सर्वेक्षण पर विचार कर रहा हूं, तो मुझे ध्यान आता है कि हमें मागधी प्राकृत पर भी विचार करना चाहिए, खासतौर से जब हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। क्यों करना चाहिए, मैं जल्दी से आपके सामने तथ्य के साथ ये बात रख रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ते पढ़ाते हुए भी ये हुआ कि हम लोगों ने शौरसेनी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश पर ही बात की है। मागधी अपभ्रंश पर बातचीत जो अमूमन हम छोड़ देते हैं। तो मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। इसके अलावा बंगला, असमी और उड़िया भाषा का भी विकास होता है। तो बंगला, उड़िया और असमी भाषा का हमसे लेना देना नहीं है, यानी उत्तर प्रदेश के भाषा भौगोलिक सर्वेक्षण से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बिहारी हिंदी, तो बिहारी हिंदी में भोजपुरी भी है, और भोजपुरी उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश के भाषिक भौगोलिक सर्वेक्षण पर बात करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि मागधी अपभ्रंश से निकली हुई बोली भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अर्धमागधी अपभ्रंश, अच्छा अभी शौरसेनी अपभ्रंश की बात कर लें क्योंकि अर्धमागधी बीच में आएगी। शौरसेनी अपभ्रंश शौरसेनी प्राकृत से निकली है, और इसमें पश्चिमी हिंदी की बोलियां आती हैं। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों पर मैंने बातचीत की है आपसे, उसमें हरियाणवी को छोड़कर बाकी सभी बोलियों का संबंध उत्तर प्रदेश से। इसके अलावा शौरसेनी प्राकृत से निकली शौरसेनी अपभ्रंश की जो बोलियां या भाषाएं हैं, उसमें गुजराती और पंजाबी भी है, जिसका हमसे लेना देना नहीं है फिलहाल आज। और तीसरी जो प्राकृत थी, शौरसेनी प्राकृत, उससे निकली हुई अर्धमागधी अपभ्रंश, और अर्धमागधी अपभ्रंश से जो बोलियां या वो भाषाएं निकली वो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, जिसमें अवधी विशुद्ध रूप से उत्तर प्रदेश की है, बाकी बघेली और छत्तीसगढ़ी का संबंध उत्तर प्रदेश से उस तरह से नहीं है। अब जरा ऐतिहासिक रूप से आप देखिए, समय कम है इसलिए मैं केवल कुछ संकेत और सूत्र ही आपके सामने रख रहा हूं। बीच में इंटरनेट ने भी कुछ समय हम लोगों का बाधित किया है। आप देखिए, जैसे हिंदी साहित्य का आदिकाल है, वह जैसे हिंदी साहित्य की विविध प्रवृत्तियों का आदिकाल है, और आदिकाल मतलब आदि मतलब आरंभ, उसी तरह से हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं और खास तरह से उत्तर प्रदेश की जो बोलियां हैं, उनके भी आरंभ का एक तरीके से काल है आदिकाल। आपको पता है कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक भाषा आती है अवहट्ठ, और सामान्यतया आदिकाल को पढ़ते हुए हम ये मान लेते हैं कि उसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। ऐसा नहीं है। अवहट्ठ हम जानते हैं कि अवहट्ठ का जो प्रचलित रूप हुआ वो हुआ डिंगल, और डिंगल यानी राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश,
और राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश जाहिर सी बात है उसका उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं है, और तमाम जो रासो काव्य लिखे गए वो डिंगल में लिखे गए, यानी अपभ्रंश का वह रूप जो राजस्थानी मिश्रित था। ठीक है, डिंगल का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है, लेकिन मैं तथ्य प्रमाण के साथ आपके सामने 2-3 बातें रख रहा हूं। विद्यापति मैथिली के कवि थे। मैथिली पूर्वी हिंदी नहीं, बिहारी हिंदी, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से कम है, बिहार से ज्यादा है, मागधी अपभ्रंश वाले। वह विद्यापति जो मैथिली में लिख रहे थे, अवहट्ट में लिख रहे थे, आपको पता होगा। और जब विद्यापति अवहट्ट में लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अवहट्ट मिथिला तक फैली है, यानी बिहार तक फैली हुई है, बंगाल का भी कुछ हिस्सा उसमें शामिल था। विद्यापति ने जिस अवहट्ट भाषा का इस्तेमाल किया है उसमें पूर्वी हिंदी के बीज मिलते हैं। जब आप भाषा शास्त्रीय आधार पे पढ़ेंगे विद्यापति को तो आपको यह पता चलेगा। मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। उक्त व्यक्ति प्रकरण का नाम आपने सुना होगा। उक्त व्यक्ति प्रकरण अवहट्ट में लिखा गया है, लेकिन कहां लिखा गया है पता है आपको? उसकी रचना काशी में हुई थी। काशी जहां पे राज्य हिंदी संस्थान है, जिसको वाराणसी कहते हैं, जो पूर्वांचल में आता है। उक्त व्यक्ति प्रकरण नामक रचना जो अवहट्ट में है, उसकी रचना काशी में हुई थी। इसका मतलब ये है कि अवहट्ट को केवल और केवल रासो काव्यों से जोड़कर, राजस्थानी भाषा से जोड़कर हम उसे सीमित करेंगे, तो अवहट्ट का भी संबंध उत्तर प्रदेश से जुड़ता है। दूसरी बात, डिंगल को तो नहीं माना जाता है, उसको मैंने प्रमाण के साथ कहा कि उसका भी संबंध उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। अवहट्ट का ही दूसरा रूप था पिंगल। पिंगल जो ब्रज मिश्रित अपभ्रंश थी उसको कहते हैं, और पिंगल का जो क्षेत्र था, केंद्रीय क्षेत्र था, वो था ब्रज भाषा, जो आगे चल करके मध्यकाल में साहित्य भाषा प्रचलित या लोकप्रिय भाषा हो जाती है। यह जो पिंगल है वह ब्रज मिश्रित हिंदी है, अपभ्रंश है, और इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। पिंगल के बारे में अगर आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि ब्रज तो केंद्र में है, लेकिन ब्रज मंडल के अलावा यह पश्चिम में मेवाड़ तक फैली हुई भाषा थी। यह उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक भाषा सर्वेक्षण अगर आप करें। पिंगल सरस थी, कोमल थी, शास्त्र सम्मत थी, बहुत व्यवस्थित भाषा थी। आपको पता होगा कि प्राकृत पेंगलम और हेमचंद्र का जो प्राकृत व्याकरण है, वह जिस भाषा में लिखा गया है वह पिंगल के बहुत नजदीक है, यानी उसमें पिंगल का स्वरूप दिखाई देता है। जैन साहित्य में भी कहीं कहीं पिंगल का स्वरूप भाषा का हमें दिखाई देता है। मध्यकाल में चले आइए, हालांकि वो अवधि जो है, मुल्ला दाऊद की चंदायन रचना आपने सुना होगा, आदिकाल का उत्तर काल है, भक्ति काल का आरंभिक काल है, वह ट्रांजिशन फेज है 14वीं शताब्दी में। मुल्ला दाऊद अवधि में चंदायन की रचना करते हैं। तो इस तरह से आदिकाल के उत्तर काल में पिंगल, अवहट्ट और अवधि में रचनाएं हमें मिलती हैं। खड़ी बोली जो आज हिंदी का पर्याय हो गई है, यह आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करिएगा, पाएंगे आप कि आदिकाल में खड़ी बोली का जो क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश है। अमीर खुसरो खड़ी बोली में लिख रहे थे। उनकी भाषा आज की खड़ी बोली के बहुत नजदीक है। घोड़ा आड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, फेरा न था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेश। ये अमीर खुसरो जो लिख रहे थे खड़ी बोली के बहुत नजदीक था। मैं एक और उदाहरण दूंगा, नाथ साहित्य। जी हाँ, वह नाथ साहित्य जिसके बड़े कवि हुए गोरखनाथ, और वो केंद्र है जो आज गोरखपुर है, गोरक्षनाथ का मंदिर, जो आज पूर्वांचल का हिस्सा है। वह गोरक्षनाथ और जो नाथ कवि आगे चल करके हुए, उनकी भाषा में खड़ी बोली के बहुत सारे पुट मिलते हैं, और पुट नहीं मिलते हैं बल्कि खड़ी बोली का बहुत अच्छा रूप दिखाई देता है। मैं सिर्फ एक दो आपके सामने नाथ गोरखनाथ का कह रहा हूँ। हिंदू ध्यावे देहुरा मुसलमान मसीह, जोगी ध्यावे परम पद जहां देहुरा न मसीह। ये अगर व्याख्या में जाऊंगा तो समय लगेगा। कबीरदास पर नाथ पंथी कवियों की विचारधारा का ही अर्थ प्रभाव नहीं है, बल्कि उनकी भाषा का भी प्रभाव। रोडा कवि हुए थे और राहुल बेल की रचना की थी, उसमें भी हमें खड़ी बोली का आरंभिक रूप दिखाई देता है। मध्यकाल में हम आते हैं तो देखते हैं कि अब वह खड़ी बोली और बाकी जो दूसरी है वो उस तरह से नहीं। समय कम है, मैं जल्दी से समअप कैसे कर लूं, 2:27 हो गए हैं। मैं आप सब वो जानते हैं कि अगर मध्यकाल की खड़ी बोली
मध्यकाल की हिंदी भाषा का सर्वेक्षण करें तो हम पाएंगे कि जो 4 धाराएं मोटी मोटी बटी हैं, सगुण भक्ति काव्य, निर्गुण भक्ति काव्य, फिर निर्गुण में भी 2 धाराएं, संत भक्ति काव्य और सूफी काव्य। संत भक्ति काव्य को ज्ञान मार्गी और सूफी भक्ति काव्य प्रेम मार्गी कहा जाता है। इसी तरह सगुण भक्ति काव्य में एक राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। तो भाषाओं का बहुत स्पष्ट लगभग विभाजन है, कहीं कहीं दुविधा है। जैसे संत कवियों की भाषा निश्चित नहीं है, स्थिर नहीं है, इसलिए उसे सधुकड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी, मिश्रित भाषा आदि भी कहा गया, उपहास भी उड़ाया गया। उधर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी भाषा अगर खिचड़ी भाषा है या मिश्रित भाषा है तो इसका मतलब उसमें अवधी भी है, ब्रज भी है, भोजपुरी भी है, खड़ी बोली भी है और भी भाषाएं हैं। लेकिन जो सूफी कवि हैं वो निश्चित रूप से अवधी को अपनी काव्य भाषा बनाते हैं, जिसमें जायसी, कुतुबन, मंजन, मुल्ला दाऊद सभी शामिल है। ब्रज जो कृष्ण भक्त कवि हैं निश्चित रूप से वो ब्रज को अपनी काव्य भाषा बनाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसमें मीराबाई भी है, हमें ध्यान रखना चाहिए, जो राजस्थानी को अपनी भाषा बनाती है। लेकिन जो राम भक्ति काव्य है वह भाषा के स्तर पे बटा हुआ। अधिकांश कवि अवधी को अपनी काव्य भाषा बनाते हैं, तुलसीदास भी बनाते हैं, लेकिन आप इस पर गौर करिएगा कि तुलसीदास की लगभग 1 दर्जन रचनाएं हैं, उसमें सिर्फ 3 अवधी में है, जिसमें रामचरितमानस भी है। बाकी भाषाएं, बाकी उनकी जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में। कई बार हम सामान्यकरण के शिकार होते हैं कि कृष्ण भक्ति को ब्रज भाषा के उसमें डाल देते हैं और राम भक्ति को हम अवधी भाषा। ऐसा नहीं है। इससे निकलता क्या है? निकलता ये है कि 4 प्रमुख धाराएं तो जिसमें संत काव्य कोई निश्चित भाषा लेके नहीं चलता। जैसे जो सूफी कवि है अवधी को अपनी काव्य भाषा बनाते हैं, ब्रज कृष्ण भक्त कवि ब्रज को बनाते हैं, राम भक्ति के कवि अवधी और ब्रज दोनों को बनाते हैं। इसका मतलब हुआ कि मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की 2 बोलियां ब्रज भाषा और अवधी साहित्यिक श्रेष्ठता के लिए एक दूसरे से होड़ कर रही है, प्रतिस्पर्धा कर रही है, और दोनों समानांतर रूप से उतनी ही प्रचलित है, चर्चित है और लोकप्रिय है जनता के भीतर, और अपनी क्षेत्रीय सीमाओं का विस्तार करती है। यह हकीकत है। आगे चल करके रीतिकाल आता है और रीतिकाल में हम देखते हैं कि अवधि पिछड़ जाती है और ब्रज भाषा 5 मिनट में तो रीतिकाल में जो इजाजत है। हाँ सर, बिल्कुल। अरे सर, हम लोग सौभाग्य है आप। जी सर। हाँ, जो इंटरनेट से कमी रह गई है मैं उसको थोड़ा पूरा कर दूं। अब जहां लेक्चर देना है मैं वहां थोड़ा 10 मिनट बाद शुरू करूंगा और क्या करूंगा। तो आप देखेंगे कि जो रीतिकाल है उसमें एक तरह से अवधि कहीं न कहीं पिछड़ जाती है, और रीतिकाल में चाहे जितनी धाराएं हो जाए, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिमुक्त, गानानंद आलम बोधा ठाकुर हो, भूषण केशव दास हो और चाहे बिहारी हो, सबकी भाषा ब्रज हो जाती है। आधुनिक काल में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की ही, ये देखिए मैंने जो एक बड़ा कैनवस आपके सामने रखा था हिंदी प्रदेश का, वास्तव में जो संघर्ष है बोलियों का भाषा के रूप में विस्तार, साहित्य और ज्ञान और लोक में, वो देखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो मूलभूत बोलियां हैं एक तरह से वही केंद्रीय बोलियां हैं हिंदी की, चाहे वो जहां भी प्रचलित हो रही हो, मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार और राजस्थान और हिमाचल तक। तो आधुनिक काल में आकर के हम देखते हैं कि ब्रज बनाम खड़ी बोली को लेकर एक लंबा विवाद चलता है। मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊंगा। आपको यह पता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है, भाषा मुंशियों की नियुक्ति होती है, जॉन गिलक्राइस्ट, सदन मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, मतलब बातें कम नहीं है अगर करना हो। वहां पे राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे हिंद को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1844 में काशी से बनारस अखबार निकालते हैं। वह खड़ी बोली का पहला अखबार है। यहां से मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा कि खड़ी बोली का क्षेत्र, ओरिजिन क्षेत्र जहां से वह उद्भव हुआ उसका, वह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास का। लेकिन खड़ी बोली के उत्थान में और विकास में जब योगदान हो रहा है तो वह पूर्वी उत्तर प्रदेश, और पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, उसमें मध्य प्रदेश और बिहार और दूसरे प्रदेश में, हिंदी प्रदेश में शामिल हो जाते हैं। भारतीय युग में वो एक बड़ा विवाद है हिंदी के स्वरूप को लेकर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और लक्ष्मण सिंह के बीच का। उधर विस्तार से नहीं जाऊंगा कि एक लोग उर्दू निष्ठ हिंदी बनाना चाह रहे थे, एक लोग संस्कृत निष्ठ हिंदी बनाना चाह रहे थे। जब भारतीय युग आता है तो भाषा का विवाद अपने चरम पर है ब्रज बनाम खड़ी बोली का, और यह विभाजित साहित्य है भारतीय युग का।
जब मैं विभाजित साहित्य कह रहा हूं तो मैं भाषा के आधार पर कह रहा हूं। और आपको पता है कि भारतेंदु पूर्वी उत्तर प्रदेश बनारस से जुड़े हुए हैं, लेकिन खड़ी बोली का जब आंदोलन चलता है तो कविता को छोड़कर बाकी निबंध, नाटक और पत्रकारिता की भाषा यानी गद्य की भाषा वो खड़ी बोली को बनाते हैं। तो इस तरह से खड़ी बोली का प्रसार आधुनिक युग में समूचे उत्तर प्रदेश में हो गया। कविता भारतेंदु ने ब्रज में ही लिखी, ब्रज के युग, भारतेंदु युग के कवियों ने ब्रज में ही कविता लिखी। आगे चलकर जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का समय आता है तो उन्होंने एक तरह से ये अभियान चलाया कि खड़ी बोली में भी कविता लिखी जाए। इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया, बहुत सारे प्रयास किए और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों का उनको साथ मिला और खड़ी बोली हिंदी में कविता द्विवेदी युग में लिखी जाने लगी। उसके बाद का पूरा जो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, गद्य में तो देखिए भारतेंदु युग में निबंध, नाटक लिखा जाने लगा था। आगे चलकर कहानी, उपन्यास, चीजें भी गद्य में, खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के बाद हिंदी के नाम पर जो कविता लिखी जा रही थी वो अभी खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। और एक तरह से देखते हैं कि समय का प्रवाह ऐसा चक्र लेता है कि ब्रज भाषा जिसके नाम में भाषा जुड़ा हुआ था वह 20वीं शताब्दी में आकर बोली में तब्दील हो गई और खड़ी बोली जिसके नाम में बोली जुड़ा हुआ था वह 20वीं शताब्दी में आकर भाषा के रूप में तब्दील हो गई। ये समय का प्रवाह है। अंतिम बस 2-3 बातें जो थोड़ी चिंताजनक तस्वीर मेरे सामने आती है, मैं अपने सभी आदरणीय अध्यापक बंधुओं को, साथियों को, वरिष्ठ कनिष्ठ तमाम लोग इसमें जुड़े होंगे, मैं सिर्फ ये संकेत कर रहा हूं कि हमारे सामने थोड़ी चिंताजनक स्थिति है। चिंताजनक स्थिति क्या है, जहां से मैंने शुरू किया था वहीं मैं समाप्त करूंगा 2-3 मिनट में अपनी बात कह के। खड़ी बोली आज हिंदी का पर्याय हो गई है। खड़ी बोली से कोई गुरेज नहीं है हमें, आपको, वो हमारी शिक्षा का, ज्ञान का साधन है। लेकिन जब हम अपनी मातृभाषाओं के बारे में सोचते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो मातृभाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि खड़ी बोली ने उनका बहुत नुकसान किया। कि मैं ये बात फिर से कह रहा हूं कि खड़ी बोली ने उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय बोलियों का, बुंदेली का, कन्नौजी का, अवधी का, ब्रज का, भोजपुरी का बहुत नुकसान किया है। यानी उनके पल्लवन की जो संभावनाएं थी हिंदी के नाम पर, जो भी इस देश में सरकारी प्रयास है, साहित्य और शिक्षा का माध्यम है, वह खड़ी बोली है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ की तरह भोजपुरी, अवधी, ब्रज को भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं है। और जब तक भोजपुरी, अवधी, ब्रज आदि को संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं होगी तब तक उसके विकास के लिए किसी भी तरह का सरकारी प्रयास की हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो यह आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी मातृभाषा खड़ी बोली नहीं होती। वह जिस क्षेत्र में जन्म लेता है, ब्रज क्षेत्र में जन्म लेगा तो उसकी मातृभाषा ब्रज, और भोजपुरी प्रदेश में जन्म लेगा तो उसकी मातृभाषा भोजपुरी होती है। लेकिन भोजपुरी यानी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज भी नई शिक्षा नीति के बाद भी, मैं ये कह रहा हूं 2020 की नई शिक्षा नीति के बाद भी उत्तर प्रदेश के बच्चों का वह कल्याण, वह भला हो पाएगा, मुझे इसमें संदेह है कि वह अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। मैं ये जानता हूं कि मातृभाषा के नाम पर उन्हें खड़ी बोली में ही शिक्षा दी जाएगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई दोष है, लेकिन यह एक विशाल प्रश्न मेरे मन में, जहन में हमेशा आता है, जो मैंने आप सबके साथ साझा किया। अंतिम बात मैं कह रहा हूं कि भाषाओं और बोलियों का आधार अगर जनसंख्या है तो आप ये पाएंगे कि आज उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश में, और देश ही नहीं बल्कि मैं विदेश की बात कर रहा हूँ, कि भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा है। भोजपुरी मतलब 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, जिसमें लगभग आधा तो उत्तर प्रदेश का होगा। कितनी बड़ी जनसंख्या द्वारा जो बोली जाने वाली मातृभाषा या बोली है, जो उत्तर प्रदेश की तो बातें ही छोड़, मैं कह रहा हूं भारत के संविधान में जिसको अभी 8वें अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सका है, वह भोजपुरी विदेशों में, कई देशों में राजभाषा के रूप में काम कर रही है। आपको पता होगा मॉरिशस, त्रिनिदाद, टोबैगो, फिजी आदि में वह ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में काम कर रही है। लेकिन भारत में वह अभी संवैधानिक मान्यता का इंतजार कर रही है। भोजपुरी को लेकर बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। मैं जहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापक हूँ, वहाँ बाकायदा भोजपुरी अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई है
उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है। मेरे वो सभी साथी जो भोजपुरी प्रदेश के नहीं है वो कतई ये नहीं समझेंगे कि मैं सिर्फ भोजपुरी की बात कर रहा हूँ। यह एक उदाहरण है, यह एक माध्यम है बात करने का। जो बात भोजपुरी पर लागू होती है, ब्रज, अवधी, कन्नौजी, बुंदेली, इनके इनके बोलने वाले कम हो सकते हैं, लेकिन उनके बच्चों की मातृभाषा अगर ब्रज, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी है तो उनके मन में भी अपनी मातृभाषा के प्रति वही सम्मान होगा जो भोजपुरी प्रदेश के बच्चे का लगाव, आकर्षण अपनी मातृभाषा भोजपुरी के प्रति भी है। मैं ऋचा जोशी मैम, हिंदी संस्थान और जो लोग भी सुन रहे हैं, केवल विचार क्षेत्र में बात रखने के लिए मैंने रखा कि आप अपने अपने आसपास इर्द गिर्द पर्यावरण में क्या ये विचार कर सकते हैं और करना चाहिए, है ना, कि हम क्या अपनी मातृभाषाओं के उत्थान के नाम पर सिर्फ खड़ी बोली को स्वीकार कर संतुष्ट हो जाएंगे, या आने वाले समय में कम से कम विचार के लिए ये इन मुद्दों को अपने बीच में जीवित रखेंगे, ताकि आने वाले समय में हम कुछ और बेहतर दिशा में, भाषा के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, हिंदी के संदर्भ में, हिंदी की बोलियों के संदर्भ में हम कुछ और बेहतर सोच सकें, कर सकें। समय ज्यादा हो गया है, लेकिन इंटरनेट के व्यवधान को मैंने क्षतिपूर्ति करने की कोशिश की है। बहुत देर से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, अधिकारी लोग भी जुड़े हुए हैं, उनकी व्यस्तताएं होंगी। आप सबने मुझे सुना, बहुत बहुत आप सबका आभार। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यह कहते हुए विराम देता हूं कि राज्य हिंदी संस्थान की निदेशक मैडम ऋचा जोशी, अवधेश जी और आप सबने मुझे याद किया। अगर मेरे वक्तव्य में कहीं कोई दोष हो तो उसके लिए क्षमा, और अगर कहीं विचार के लिए कुछ सूत्र मिला हो तो जरूर विचार करिएगा। बहुत बहुत आभार, आप सबको नमस्कार। धन्यवाद सर। अत्यंत हम लोग अनुप्राणित हुए हैं आपके आशीर्वचनों से। जो भाषा का भौगोलिक परिदृश्य अपने प्रदेश का है, उस पर आपने विस्तार से हर एक पक्षों पर आपने एक विहंगम दृष्टि डाली है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा बताए गए बोली और भाषा को लेकर के जो ज्ञान संपदा है, उसका निश्चित रूप से हम लोग अपने शैक्षणिक परिदृश्य में उसका उपयोग करेंगे। और जहाँ तक सर आपकी चिंता है बोलियों को लेकर के कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो सुझाए गए हैं, निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्य करेंगे। और बोलियों का जो संसार है वो बच्चों को मिलेगा, जो बच्चों की दूध की भाषा है, माता की भाषा है, घर की भाषा है, उस भाषा में सुनने, बोलने, लिखने, पढ़ने का जो अवसर है वो निश्चित रूप से कक्षा तक आएगा। सर आपको हम लोग विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने मार्गदर्शन और संकेत किया है। हम लोग उस तरफ जरूर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम लोग अभी सुन रहे थे जाने माने आचार्य जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर अपनी मेधा, अपनी विचार और अपने ज्ञान संपदा के माध्यम से एक ज्योति जला रहे हैं, डॉक्टर सत्यपाल शर्मा जी। आप बड़े ही अनुभवी और बहुत ही कार्य इस क्षेत्र में शोध कार्य से लेकर के अन्य बहुत सारे कार्य, बहुत सारे संस्थानों में आप अपना अनुभव देते रहते हैं। सौभाग्य से हमारे बीच में आप उपस्थित थे, हम लोग लाभान्वित हुए थे आचार्य के विचारों से। साथियों, जो भाषा और बोली का ये जो विषय है, ये भौगोलिक परिदृश्य बड़े ही विस्तार से सर ने चर्चा की थी। तो हम लोग निश्चित रूप से इस समस्त संपदा को आत्मसात करेंगे और आगे भी उसको ले चलेंगे। जहाँ तक सर की जो चिंता थी, सच है सर की चिंता कि खड़ी बोली में ही ये स्थिति बनेगी। राज्य हिंदी संस्थान तो पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का विकास भी करता है, तो निश्चित रूप से सर के सपने का और सर के जो चिंता थी उसको पूर्व से भी समाहित हम लोग कर रहे हैं, आंशिक रूप से आगे और विस्तार से करेंगे। साथियों, हम लोगों के कक्षा 6 में आप सब जानते हैं कि लोकगीत के माध्यम से हम लोगों ने भिन्न भिन्न बोलियों का संग्रह किया है और उसमें बच्चों को पढ़ने के लिए और उन्हें कुछ करने के लिए हम लोगों ने अपने पाठ्य पुस्तक का हिस्सा हम लोगों ने बनाया है। तो साथ ही साथ हम लोग अंत में एक प्रश्नोत्तर विधा के माध्यम से बच्चों की जो जिज्ञासा है, जो उत्कंठा है और साथ ही साथ रुचि उत्पन्न करने के लिए बोली साहित्य के प्रति
हम लोगों ने कार्य किया है, आगे भी इसे विस्तार देंगे हम लोग। और निश्चित रूप से जो प्रदेश का भौगोलिक संसार है बोलियों का, वो अत्यंत विस्तार और समृद्ध बनेगा। साथ ही जो भाषा का, बोली ही तो भाषा बनती है आगे चल करके। कभी खड़ी बोली थी जो आज हिंदी के रूप में प्रतिष्ठापित हुई है, कभी ब्रज भी भाषा थी, लेकिन अब तो वो बोली के संसार में आ चुकी है। लेकिन बहुत बड़ा साहित्य जब और राजकाज की भाषा बनती है तो बोली ही भाषा बन जाती है। कभी आगरा के बाजार की भाषा बोली रही और भिन्न भिन्न जगहों से लोग आते थे, तो आज वो खड़ी बोली कहीं ना कहीं भाषा के रूप में आ गई। मैसेजेस हैं देखने के लिए क्या तो निश्चित रूप से हम लोग इस भाषा और बोली को लेकर के जो सर के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन है, उससे हम लोग लाभान्वित हुए। आज इस सत्र को हम लोग यही संपन्न करते हैं और पुनः हम लोग जिस उत्साह के साथ आज हम लोग जुड़े हुए हैं, उसी उत्साह और रुचि के साथ हम लोग पुनः कल एक नए विषय के साथ जुड़ेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कल का। हम सभी लोग इसी तरह से ससमय उपस्थित होंगे और इस महत्वपूर्ण ज्ञान गंगा में हम लोग गोता लगाएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैसेजेस ये कैसे